हेलो गाइस, मोनार्क लीगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स का थर्ड एपिसोड सीक्रेट्स एंड लाइस आ चुका है और इस एपिसोड में हमें दो टाइटन्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही गॉडजिला मूवी का भी एक मेजर रेफरेंस था। अगर आप कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है निहाल और आपका स्वागत है एनीथिंग हिंदी में। और आज हम करने जा रहे हैं मोनार्क लीगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स के थर्ड एपिसोड का ब्रेकडाउन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत होती है उसी रिटायरमेंट होम से जहां केंटारो, मे और केट ली शॉ के साथ यहां से निकलने का डिसाइड करते हैं। जैसे ही ली शॉ अपना ट्रैकर निकालते हैं, मोनार्क सिक्योरिटी सिस्टम उन पर नज़र रखना शुरू कर देता है। जिस वैन से केंटारो, मे और केट आते हैं उसी को ड्राइव करके ली शॉ इस रिटायरमेंट होम को सक्सेसफुली एस्केप कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग म्यूरा, बिल और ली को 1954 में देखते हैं। ये पिछले एपिसोड के इंसिडेंट के 2 साल बाद का सीन है। यहाँ ली ने यूएस आर्मी जनरल को टाइटन के होने का प्रूफ दिखाने और उनसे हेल्प मांगने के लिए बुलाया होता है। ली उन्हें वेलकम टू मोनार्क कहता है, जिसका मतलब ली, बिल और म्यूरा ने मोनार्क का फॉर्मेशन कर दिया होता है। पर अभी मोनार्क में सिर्फ यही 3 लोग होते हैं। पिछले एपिसोड की तरह यहाँ जनरल को भी म्यूरा के वुमेन साइंटिस्ट होने पर बिलीव नहीं होता, इसलिए वो उन्हें मिस म्यूरा कहकर बुलाते हैं, जिस पर म्यूरा उन्हें डॉक्टर बताकर करेक्ट करती हैं। ये लोग जनरल को अपने वेयरहाउस में एक टाइटन का फुटप्रिंट दिखाते हैं जो इन्हें इंडोनेशिया से मिला होता है। जनरल इस टाइटन की फोटोग्राफ मांगते हैं, जिस पर ली उन्हें पूरे टाइटन को दिखाने की बात करता है। बिल कहता है कि इसके लिए उन्हें 150 पाउंड यूरेनियम की जरूरत पड़ेगी। जनरल बताते हैं कि इतने यूरेनियम का इस्तेमाल उन्होंने जापान पर एटम बॉम्ब गिराने के लिए किया था। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जनरल एक तरह से रेसिज्म माइंडसेट को पोर्ट्रे कर रहे हैं एशियंस के अगेंस्ट, और म्यूरा को ये बात पसंद नहीं आती क्योंकि वो भी जापान से ही होती है। म्यूरा उन्हें बताती है कि जहाँ भी टाइटन्स का होने का प्रूफ मिलता है वहाँ रेडिएशन भी मिलता है, जिसका मतलब टाइटन्स रेडिएशन को एनर्जी पाने के लिए एब्जॉर्ब करते हैं। ली कहता है कि वो लोग इस टाइटन को बाहर बुलाने के लिए यूरेनियम को एक बेट की तरह इस्तेमाल करेंगे। जनरल कहते हैं कि इतना बड़ा क्रिएचर बिना किसी के सामने आए कहीं से कैसे गुजर सकता है, जिस पर बिल कहता है कि उसे लगता है कि ये टेलीपोर्टेशन है। लेकिन बिल की बात काटकर ली कहता है कि अभी उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसा बिल इसलिए करता है जिससे वो जनरल को यूरेनियम के लिए कन्विंस कर सके। जनरल कहते हैं कि प्रेसिडेंट यूरेनियम को अलाउ नहीं करेंगे, जिस पर बिल कहता है कि ये ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है और जनरल इस बात पर एग्री करते हैं। जनरल के जाने के बाद उन्हें कन्विंस कर लेने के लिए तीनों बहुत खुश होते हैं। ली बिल से अगली बार टेलीपोर्टेशन वाली थ्योरी न यूज करने के लिए कहता है क्योंकि इस बात से पेंटागन एग्री नहीं करेगा और उन्हें फंडिंग भी नहीं मिलेगी। बिल कहता है कि ये थ्योरी है और उन्हें ओपन माइंड से सोचना होगा और वो सिर्फ कुछ वायलेंट पावरफुल लोग यानी आर्मी से सपोर्ट पाने के लिए चुप नहीं रह सकता, वरना वो टाइटन्स को कभी भी सही तरीके से डिस्कवर नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम लोग 1954 में ही बिकनी एटॉल पर आते हैं। यहाँ बिल, म्यूरा और ली अपनी डिस्कवरी करने कैमरास के साथ आते हैं, पर उन्हें पता चलता है कि यूएस आर्मी भी वहीं है और 150 पाउंड यूरेनियम की जगह वो इतने ही यूरेनियम का एटम बम ले आते हैं टाइटन को मारने के लिए। इन तीनों का प्लान सिर्फ टाइटन को बुलाने का होता है, उसे मारने का नहीं। इसलिए ली जाकर जनरल से कहता है कि वो ऐसा ना करे, जिस पर जनरल ली को इंटरफेयर करने से मना कर देते हैं। यूएस आर्मी एटम बम को प्रिपेयर करती है और तभी उसके रेडिएशन को फॉलो करते हुए गॉडजिला वहां आ जाता है। म्यूरा को गॉडजिला को एटम बम से मारने का प्लान बिल्कुल ठीक नहीं लगता और वो इसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ली उसे रोक लेता है और एटम बम गॉडजिला के पास ब्लास्ट हो जाता है। जनरल ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। ये पूरा सीन हम लोग इससे पहले 2014 वाली गॉडजिला मूवी के इंट्रो में भी देख चुके हैं, जिसे आप अभी देख रहे हैं। मूवी के इंट्रो में इस पूरे सीन को फुटेज के फॉर्म में दिखाया गया है और इस सीन में हमें इसकी प्रॉपर स्टोरी देखने को मिलती है। वैसे इस सीन का रेफरेंस यूएस की रियल लाइफ हिस्ट्री से भी लिया गया है। बिकनी एटॉल को रियल लाइफ में अमेरिका का एटॉमिक आइलैंड कहा जाता है। यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ने साल 1946 से 1958 के बीच बहुत सारे न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, जिनमें से एक इस सीन की तरह 1954 में भी किया गया था और इससे रिलेटेड बहुत सी फुटेजेस और डॉक्यूमेंट्रीज आपको यूट्यूब में भी देखने को मिल जाएंगी। अगले सीन में हम लोग बिल, म्यूरा और ली को उनके वेयरहाउस में देखते हैं, जहां ली बताता है कि उनकी रिसर्च को देखते हुए जनरल ने इन लोगों की फंडिंग को बढ़ाने का फैसला लिया है। बिल और म्यूरा डिसाइड करते हैं कि अगली बार से ये लोग उतनी ही जानकारी आर्मी को बताएंगे जितने से वो किसी टाइटन को नुकसान ना पहुंचा पाए, जिस पर ली कहता है कि अगर उसे पूरी जानकारी होगी तो वो जनरल को बता देगा क्योंकि वो जनरल से झूठ नहीं बोल सकता। म्यूरा कहती है कि झूठ बोलने और किसी बात को सीक्रेट रखने में फ़र्क होता है और यही इस एपिसोड का टाइटल भी है, सीक्रेट्स एंड लाइज।
ली कहता है कि बिल और म्यूरा उसे सिर्फ उतनी ही बात बताएं जितनी आर्मी को पता होनी चाहिए और सब इस बात पर एग्री करते हैं और एपिसोड में 1954 की स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। 2015 में हम केट, मे, केंटारो और ली शॉ को एक कार्गो शिप में देखते हैं। ये लोग केट और केंटारो के फादर को ढूंढने जा रहे होते हैं। रास्ते में ये लोग मोनाक की कैसेट्स पानी में फेंक देते हैं जिससे मोनाक को ना मिल पाए। ये लोग साउथ कोरिया ली शॉ के एक फ्रेंड से मिलने जा रहे होते हैं जो इनके फादर को अलास्का में ढूंढने में हेल्प कर सकते हैं। साउथ कोरिया पहुंचकर ली शॉ को उनके फ्रेंड डू हो मिलते हैं जिनके साथ सभी लोग एक कार में बैठकर चले जाते हैं। इसी बीच टिम और उनकी पार्टनर डुवॉल से मिलने मोनाक की एक सीनियर एम्प्लॉय आती है। वो टिम से नाराज़ होती है क्योंकि उनकी वजह से ली शॉ रिटायरमेंट होम से भाग जाते हैं और उसके साथ ही टिम अभी तक मोनाक की फाइल्स रिकवर नहीं कर पाए हैं। टिम की सीनियर यहाँ डॉक्टर सेरिजावा को भी मेंशन करती हैं जिनको 2014 वाली गॉडजिला मूवी में दिखाया गया है। डुवॉल को न्यूज़ मिलती है कि ली शॉ, केट, मे और केंटारो को साउथ कोरिया में देखा गया है। टिम की सीनियर उन्हें पकड़ने का काम डुवॉल को देती है जिस पर डुवॉल कहती है कि इस काम के लिए उन्हें टिम की ज़रूरत पड़ेगी, जिस पर वो सीनियर टिम को इस केस पर काम करने के लिए अलाउ कर देती है। यहाँ हम देखते हैं कि डूहो ली शॉ को अलास्का जाने के लिए एक प्लेन देते हैं। प्लेन में जब मे, केट और केंटारो के फादर के डिसअपीयर्ड प्लेन की लोकेशन सर्च करती है तो उसे अलास्का के बैरो में वो लोकेशन मिलती है, जिसे देखकर ली शॉ कंफर्म हो जाते हैं कि केट और केंटारो के फादर हिरोशी वहीं होंगे। आपको बता दें कि अलास्का के बैरो का नेम 2016 में चेंज हो गया था, बट ये इंसिडेंट्स 2015 के हैं इसलिए इसमें पुराना नेम ही यूज़ किया गया है। फिर केट कहती है कि उसके फादर को मोनाक और मॉन्स्टर्स के बारे में सब पता था, फिर भी उन्होंने केट से झूठ बोला, जिस पर ली कहते हैं कि झूठ और सीक्रेट्स में फ़र्क होता है। ये वही बात है जो म्यूरा ने ली से 1954 में कही होती है और अगेन एपिसोड का टाइटल भी यही है। अगले सीन में इनका प्लेन अलास्का में फाइनली लैंड करता है। वहाँ उनको हिरोशी के प्लेन का पैकेज मिलता है और पास में ही एक टेंट भी होता है जिसमें हिरोशी को ढूंढने केट, केंटारो, मे और ली चले जाते हैं। वहाँ अपने फादर की चीज़ों को देखकर केट और केंटारो को कंफर्म हो जाता है कि उनके फादर यहीं हैं और जिंदा हैं। इसी बीच डूहो प्लेन के रैकेज को चेक कर रहे होते हैं कि उन्हें प्लेन ज़मीन से हुक्ड मिलता है, जिसका मतलब उस प्लेन की सेफ लैंडिंग हुई है। साथ में ही वो ये भी समझ जाते हैं कि अगर प्लेन सेफली लैंड हुआ था तो उसके रैकेज होने का रीज़न भी टाइटन हो सकता है। उन्हें प्लेन की वॉल पर एक बड़ा सा टाइटन का अटैक का निशान मिलता है, जिसके बाद वो सबको तुरंत वहाँ से निकलने को बोलते हैं और प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए अपने प्लेन पर आ जाते हैं। तभी एक बड़ा सा अजीब सा टाइटन ज़मीन के नीचे से निकल आता है और डूहो और उनके प्लेन पर अटैक कर देता है। इस टाइटन के पास किसी भी चीज़ को फ्रीज़ करने की एबिलिटी होती है। वो अपनी पावर से डूहो के प्लेन को फ्रीज़ कर देता है और डूहो को मार देता है। बाय द वे, किसी टाइटन के पास इस तरह की पावर हमने पहली बार नहीं देखी है। इससे पहले हमने गॉडजिला को भी देखा है जिसके पास अपने मुँह से एटॉमिक हीट बीम प्रोड्यूस करने की पावर होती है। यहाँ हम देखते हैं कि ली, मे, केट और केंटारो के सामने उनका प्लेन डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये टाइटन उनके सामने होता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अब यहाँ से ये लोग कैसे बचकर निकलेंगे ये तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। हो सकता है हिरोशी ही आकर इन्हें बचाए, जिनके पास कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है इस टाइटन को कंट्रोल करने की, क्योंकि ऐसा कुछ हम लोग 2019 में आई गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स मूवी में भी देख चुके हैं, या फिर गॉडजिला खुद आकर बचाएगा। देखते हैं अगले एपिसोड में। तो गाइस, ये था मोनाक लीगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स के 3rd एपिसोड का ब्रेकडाउन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।